पेपर पेन ले लीजिए सभी लोग। इंडियन एविडेंस एक्ट की बेयर एक्ट खोलकर बैठ जाइए। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, बेयर एक्ट जो है लेकर बैठिए, पेपर पेन लेकर बैठिएगा। हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसका ऑप्शन देंगे, इत्मीनान से सुनिएगा और उसके बाद आप लोग रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस लीडिंग क्वेश्चन? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सूचक प्रश्न को परिभाषित करती है? यानी कि किस सेक्शन में लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बात किया गया है? आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 140, सेक्शन 141, सेक्शन 142, सेक्शन 143। सेक्शन 140, 141, 142, 143, ये चार ऑप्शन हैं। आपको जवाब देना है लीडिंग क्वेश्चन के बारे में। लीडिंग क्वेश्चन के बारे में किस सेक्शन में मेंशन है? वन 141 में, सेक्शन 141 लीडिंग क्वेश्चन के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके। लीडिंग क्वेश्चन जानते हैं क्या होता है? लीडिंग क्वेश्चन, अच्छा जब आप लोग प्रॉपर क्लास लेंगे तो बताएंगे उसमें लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं क्या है। इन जनरल, ठीक है ना, सिंपल सा मीनिंग समझा देते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन आप शुरुआत में नहीं पूछ सकते हैं जो कि आपके उत्तर को लीड कर रहा हो। जैसे इसको लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। अगर हम क्वेश्चन कोर्ट में यह सवाल पूछते हैं विटनेस से कि क्या आपने इस आदमी को ए की हत्या करते हुए देखा है, यह लीडिंग क्वेश्चन है। अगर यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने इस आदमी को ए की हत्या करते हुए देखा है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लीड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हां या ना में सवाल पूछने के लिए। हम वो जवाब सिर्फ हां या ना में देगा, यानी हम चाहते हैं कि वो हां बोले। इसीलिए, ठीक है ना, जब विटनेस की गवाही होती है तो सिर्फ यह पूछा जाता है उसको कि उस रात आपने क्या देखा। यानी सिर्फ यह पूछा जाता है कि उस रात, जिस रात यह घटना घटी, आपने क्या देखा। उसके बाद विटनेस को जो बोलना होता है बोलता है विटनेस, ठीक है ना। जैसे ही आप लीडिंग क्वेश्चन शुरुआत में पूछेंगे ना, जो आपका अपोजिट लॉयर है वो रोक देगा, वो क्रॉस कर देगा, ठीक है ना। तो लीडिंग क्वेश्चन शुरुआत में नहीं पूछे जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन का जो मेंशन है वो सेक्शन 141 में है। ओके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आवाज म्यूट कर लीजिएगा। अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट कैन नॉट बी साउट फॉर। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 45 यानी कि सेक्शन 45 के हिसाब से, सेक्शन 45 के अधीन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, यानी कि विशेषज्ञ की जो राय है, कैन नॉट बी साउट फॉर, नहीं लिया जा सकता है। यानी कि किन विषयों पे जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो नहीं लिया जा सकता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। 45 में जो लिखा गया है एक्सपर्ट ओपिनियन जो रेलेवेंट है, कौन सा ऐसा विषय है जिस विषय पर एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लिया जा सकता है। आपका ऑप्शन है फॉरेन लॉ पे, बी नंबर साइंस और आर्ट, सी नंबर इंडियन लॉ और डी नंबर फिंगर इंप्रेशन। 4 ऑप्शन है। क्या है सी में, क्या था आंसर? इंडियन,
इंडियन लॉ। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही जवाब। आप लोग 45 में पढ़े हैं कि इंडियन मतलब 45 में जो विशेषज्ञों की जो राय ली जाती है, एक्सपर्ट ओपिनियन जो लिया जाता है, वह लिया जाता है आपको फॉरेन लॉ पे, साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट पे, उसके बाद फिंगर इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन, हैंड राइटिंग, इन सब विषयों पे, ठीक है ना, विशेषज्ञों की राय ली जाती है। इंडियन लॉ पे विशेषज्ञों की राय नहीं ली जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, इंडियन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनिएगा, बड़ा अच्छे पढ़ाए हैं आप लोग को, सुनिएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल, स्टॉपेल आप लोग को बहुत जगह हम बताए हुए हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल इज ए सब्सटेंटिव लॉ, रूल ऑफ इक्विटी, रूल ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ प्लीडिंग। ठीक है ना, इसमें से क्या आंसर सही होगा? स्टॉपेल जो है, ठीक है ना, स्टॉपेल का मतलब होता है आप कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट आप अभी दिए हैं, इससे मतलब इससे क्या कहते हैं, इसके अपोजिट आप दूसरा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, उस पर आप स्टॉपेल लग जाता है। ठीक है ना, अभी फिलहाल यही समझिए ये किस तरह का आपको क्या है। यह सब्सटेंटिव लॉ है, रूल ऑफ इक्विटी है, रूल ऑफ एविडेंस है, लॉ ऑफ प्लीडिंग्स है। हां, ये जो है रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है ना, स्टॉपेल जब पढ़ेंगे तो वहां और क्लियर कर देंगे, फिलहाल इसको याद रखिएगा, यह रूल ऑफ एविडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन accomplice इज ए कंपिटेंट विटनेस। ये कल भी क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से। जो accomplice होता है वह कंपिटेंट विटनेस होता है, किस सेक्शन के अधीन? किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो accomplice होगा यानी सह अपराधी जो होगा वह सक्षम साक्ष्य होगा, यानी कि कंपिटेंट विटनेस होगा? किस सेक्शन में ये लिखा हुआ है? आपके ऑप्शन है सेक्शन 118, सेक्शन 119, सेक्शन 133, सेक्शन 132। वेरी गुड, इसका जवाब होगा सेक्शन 133, 133। 133 के हिसाब से जो सह अपराधी होता है वह कंपिटेंट विटनेस होता है। ठीक है ना, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। द प्रिंसिपल दैट पोजेशन इज प्रिमा फेसी प्रूफ ऑफ ऑनरशिप इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है आप लोगों से कि पोजेशन जो है, किसी भी चीज पर जो पोजेशन जो कब्जा है, वह ऑनरशिप का जो है प्रिमा फेसी एविडेंस है। यानी कि कोई भी चीज जो मेरे कब्जे में है, जो मेरे पोजेशन में है, तो प्रिमा फेसी यह पता चलता है कि हम उसके मालिक हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज अगर आपके जेब में है, आपके पॉकेट में है, आपके पोजेशन में है, तो प्रथम दृष्टिया यानी कि फर्स्ट इंस्टेंट में प्रिमा फेसी ऐसा लगता है कि उसके आप ऑनर हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो आपके जेब में है यही समझेगा कि आप उसके मालिक हैं। तो ये बातें किस सेक्शन में लिखी हुई है? सेक्शन 109, सेक्शन 110, सेक्शन 111, सेक्शन 112। बोलिएगा, सेक्शन 109, सेक्शन 111, सेक्शन 110, सेक्शन 112। कौन सेक्शन आनंद बोल रहे हैं आप? 110। इसका आंसर होगा सेक्शन 110, 110। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बोलिएगा हाँ या ना। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
हैज बीन प्रिस्क्राइब अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किस सेक्शन में मेंशन है? ये ऑप्शन है सेक्शन 65, सेक्शन 65A, सेक्शन 65B, सेक्शन 66। सेक्शन 66B नहीं, हां सेक्शन 65B में यह बात लिखा हुआ है, सेक्शन 65B। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ फॉर 30 ईयर्स इज कंटेंट इन, यानी कि 30 वर्षों तक जीवन के जारी रहने के अंतर्गत प्रमाण का जो भार होगा, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, वह किस सेक्शन में मेंशन है? फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, 106, सेक्शन 107, सेक्शन 108, सेक्शन 109। पेपर पेन लेकर बैठिएगा सभी लोग। सेक्शन ध्यान सुनिएगा, द बर्डन ऑफ प्रूफ रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ फॉर 30 ईयर्स। ठीक है ना? यह बात जो है वह इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में है? तीस सालों तक जो जीवन है, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग का प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पढ़े हैं ना, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में कहता है कि जिस आदमी के बारे में 7 साल तक नहीं, जिस आदमी के बारे में 7 साल तक नहीं सुना गया है, कोर्ट यह प्रिज्यूम करती है, लॉ यह प्रिज्यूम करती है कि वह आदमी जीवित नहीं है। उसी तरीके से इसका अपोजिट में आपका जो एक सेक्शन अभी जो पूछे हैं उसमें है कि 30 साल तक अगर किसी के बारे में कोई अता पता है तो 30 साल तक वह इंसान जीवित है, उसकी लाइफ कंटिन्यूएंस में है, यह किस सेक्शन में मेंशन है? हां, सेक्शन 107 में, सेक्शन 107 में यह मेंशन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनेशन इन चीफ अंडर विच सेक्शन of the Indian Evidence Act provision relating to examination in chief, यह किस सेक्शन में मेंशन है? ऑप्शन है सेक्शन 136, सेक्शन 137, सेक्शन 138, सेक्शन 135। एग्जामिनेशन इन चीफ, हाँ 137, सेक्शन 137। हां, अब देखिए क्या होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, बता देते हैं। जैसे अब आज म्यूट कर लीजिएगा। जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होता है बता देते हैं आप लोगों को। मेरी तरफ से यानी कि प्रोसिक्यूशन के तरफ से जितने भी विटनेसेस होंगे उनके बारे में उनका नाम पता लिखा हुआ रहेगा एग्जामिनेशन इन चीफ में। यानी कि आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ की एक कॉपी अपोजिट लॉयर को देंगे और एक कॉपी कोर्ट के पास होगा, ताकि अपोजिट लॉयर को पता हो कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कौन कौन विटनेस आ रहा है, तब तो वह क्रॉस एग्जामिन के लिए प्रिपरेशन करेगा। सेम चीज जो डिफेंस लॉयर होगा उसके एग्जामिनेशन इन चीफ में उसके तरफ से जो जो विटनेस होगा उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, उसके बारे में लिखा रहेगा कौन कौन मेरी तरफ से विटनेस आ रहा है, और ये एक कॉपी प्रोसिक्यूशन को देगा और एक कॉपी कोर्ट के पास होगी, ताकि प्रोसिक्यूशन को क्रॉस एग्जामिन करने में मदद मिले, वो प्रिपेयर करके आए ताकि क्रॉस करने में मदद आए। ये बातें जो लिखी हुई एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में वह सेक्शन 137 में मेंशन है, सेक्शन 137। क्लियर? कोई दिक्कत?
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। अंडर एविडेंस एक्ट, फोटो ऑफ ए बिल्डिंग इज ए प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, नो एविडेंस, नन ऑफ द एबव। किसी बिल्डिंग का फोटोग्राफ, किसी बिल्डिंग की किसी ने तस्वीर खींची है, यह किस तरह का एविडेंस है? प्राइमरी एविडेंस है कि सेकेंडरी एविडेंस है कि कोई एविडेंस नहीं है? नन ऑफ द एबव। भवन का जो फोटोग्राफ होगा, किसी बिल्डिंग की जो तस्वीर होगी, सेकेंडरी एविडेंस होगा, ठीक है ना? सेकेंडरी एविडेंस है यह, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द वर्ड, एक वर्ड पढ़ेंगे अभी, एक लिखा हुआ, ये बताना है कि ये किस सेक्शन में है। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट, ठीक है? यानी कि इसका हिंदी होता है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, यानी कि वो वाला फैक्ट जो कहीं पे सुसंगत नहीं है, जो कहीं और पे रेलिवेंट नहीं है, वे भी सुसंगत हो जाते हैं। ये किस सेक्शन के हिसाब से सुसंगत होता है आपको बताना है। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट, ये आपको किस सेक्शन में मेंशन है? ऑप्शन है सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 14। सेक्शन 11 में लिखा हुआ मिला सबको? सेक्शन, हाँ सेक्शन मिल गया ना? हाँ, क्वेश्चन देखते जाइए किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है सेक्शन से पूछ रहा है। हम छांट के हम लोग जान के भी सेक्शन कर रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन कहां कहां से बनाता है, क्या क्या आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज, ध्यान सुनिए क्वेश्चन, ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ए जो है वो क्या करता है? चुराया हुआ माल यह जानते हुए खरीदता है कि यह चुराया हुआ है, ठीक है ना? द एबव द इलस्ट्रेशन ऑफ, किस सेक्शन का यह इलस्ट्रेशन है? किस सेक्शन में इलस्ट्रेशन ये लिखा हुआ है? ये बात, ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन, चोरी का माल जानते हुए खरीदता है, यह किस सेक्शन में इलस्ट्रेशन के रूप में समझाया गया है? आपके ऑप्शन है सेक्शन 8, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14। सेक्शन 8, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, बताइएगा किस सेक्शन में लिखा हुआ यह? मिल गया सबको? ये इलस्ट्रेशन सेक्शन 4, हाँ सेक्शन 14 में लिखा हुआ है। सेक्शन 14 क्या कहता है, एक बार पढ़िए। सेक्शन 14 क्या कह रहा है? सेक्शन 14 निकी, हाँ डिस्कस करेंगे। सेक्शन 14 याद रखिएगा, स्टेट ऑफ माइंड, और होगा आगे हाँ फीलिंग्स को, बॉडीली फीलिंग्स को, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड को,
उसके एग्जिस्टेंस के बारे में सेक्शन 14 बात कर रहा है, ठीक है ना। और उसी का यह इलस्ट्रेशन है। तो एग्जाम में आप लोगों को कोई इलस्ट्रेशन भी पूछ देगा और आपको बताना है कि यह इलस्ट्रेशन किस सेक्शन का है, किस सेक्शन में इस तरह के चीजों को समझाया गया है जिसके लिए यह इलस्ट्रेशन इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग प्ली ऑफ एलवाई सुने हैं? प्ली ऑफ एलवाई, एलिवाई सुने हैं? आप लोग जब कोर्ट जाते होंगे तो एलिवाई खूब सुनते होंगे क्रिमिनल मामले में। इसमें क्या होता है, आप लोग मूवी आवाज म्यूट कर लीजिएगा, निक्की आवाज म्यूट कर लीजिएगा। जब कोर्ट वगैरह सब में देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जब अपराधी के बारे में कह रहा होगा कि इसने मर्डर किया है, तो अपराधी बोलता है अरे उस वक्त तो हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, बोलता है ना, और वो हॉस्पिटल का बिल दिखाता है। या बोलता है कि हम तो उस दिन टाउन से बाहर थे, उस होटल में ठहरे थे टाउन के बाहर, और वो बिल दिखाता है होटल का। मूवी वगैरह सब में देखे हैं आप लोग। इसको बोलते हैं एलिवाई, बोलते हैं प्ली ऑफ एलिवाई, यानी एलिवाई की का प्ली लेना, यानी कि घटनाक्रम से उतनी दूरी पर होना कि किसी भी कारण से, किसी भी मतलब तरीके से हम घटनाक्रम पे हो ही नहीं सकते हैं। मान लो कि अगर पूर्णिया में चोरी हुआ है रात के 9 बजे, और कोई आदमी अगर यह बात कह रहा है कि रात के 8 बजे हम दिल्ली में थे, तो किसी भी तरीके से वह रात के 9 बजे पूर्णिया में नहीं हो सकता है। प्लेन से भी नहीं आ सकता है पूर्णिया, कोई गुंजाइश नहीं है पूर्णिया में होने का। अगर कोई आदमी रात के 8 बजे दिल्ली में है तो उसी रात के 9 बजे वह पूर्णिया में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये एलवाई है यही, यानी कि घटनाक्रम से उतनी दूर पे होना कि किसी भी तरीके से आप घटनाक्रम पे नहीं हो सकते हैं। अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन सुनिएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम एट लखनऊ ऑन सर्टेन डे। किसी खास दिन में ए ने लखनऊ में अपराध किया। कोर्ट में यही क्वेश्चन है कि लखनऊ में इस आदमी के द्वारा यह घटना किया गया। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट दिल्ली, ठीक है ना। फैक्ट क्या निकल के आ रहा है कि ए जो था उस दिन दिल्ली में था। इज ए रेलिवेंट फैक्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कि अगर वह कह रहा है कि जिस दिन यह घटना हुआ था लखनऊ में, उस दिन हम दिल्ली में थे, यह फैक्ट जो है रेलिवेंट होता है किस सेक्शन में। आपके ऑप्शन है सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12। फटाफट देख क्या बोलिए सभी लोग। सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11। इसका आंसर होगा सेक्शन 11। ये प्ली ऑफ एलिवाई के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 11। और आप देखिएगा इलस्ट्रेशन में यही बात लिखा हुआ है, सेक्शन 11 के इलस्ट्रेशन में। ढूंढिएगा, मिल गया सबको? मनीष, मनीषा, अनुपमा, आनंद, फैजल, क्लियर? यानी कि प्ली ऑफ एलिवाई है। लोग एलिवाई का प्ली लेता है कि हम घटनाक्रम पे थे ही नहीं, हम तो दूर में थे, ऐसी जगह पे थे कि हम हो ही नहीं सकते वहां पे। तो ये बात जब हम कहेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर ही आएगा, लेकिन यह रेलेवेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या कुछ पूछ रहे थे? कोई कुछ पूछ रहे हैं? कोई कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, कुछ पूछ फैजल? हाँ, लिखा हुआ वहां सेक्शन 11 में, देख लीजिए, ALIBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1958 का केस है। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, यह इंडियन एविडेंस एक्ट के किस टॉपिक से रिलेटेड है?
आपका ऑप्शन है कन्फेशन, बी नंबर ऑप्शन एडमिशन, सी नंबर डाइंग डिक्लेरेशन एंड डी नंबर स्टॉपेल। (32) सबसेक्शन 1। हाँ, ये केस याद रखिएगा, कौशल रॉ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये डाइंग डिक्लेरेशन का है, ठीक है ना, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में। इसका जो साल है ईस्वी है, ईस्वी भी याद रखिएगा। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 22। इसका जो साइटेशन है वो याद रखिएगा। ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR 1958, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 22। यह डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड केस है। आप लेट हैं आनंद, ये हम पढ़ा चुके हैं, अभी नहीं बोल पाएंगे, अभी हमको क्वेश्चन पूछने दीजिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ एग्रीमेंट कैन बी प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 85A। ध्यान सुनिएगा, फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ एग्रीमेंट कैन बी प्रिज्यूम्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 85A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। 85 क के अंतर्गत, ठीक है ना, न्यायालय द्वारा किस प्रकार के करार की उपधारणा की जा सकेगी। ऑप्शन है रिटन एग्रीमेंट, बी नंबर ऑप्शन ओरल एग्रीमेंट, सी नंबर इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट और डी नंबर नन ऑफ द एबव। सेक्शन 85A इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, याद कर लीजिएगा मोटा मोटा इसको। 85A जो है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में प्रिजम्पशन है कोर्ट का। प्रिजम्पशन अभी आप लोग का क्लास नहीं लिए हैं, तो प्रिजम्पशन का क्लास लेंगे और उसमें क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग वर्डोलॉजी दिमाग में रखे जाइएगा और सेक्शन को क्या क्या मोटा याद रखना है वो समझ लीजिए। 85A है और जहां भी ABCD लिखा हुआ रहे तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा कि इसको कब ऐड किया गया था। आपके बैरक में लिखा होगा नीचे कि इसको कब इंसर्ट किया गया था, ठीक है ना, उसको भी दिमाग में रखिएगा कि कब इंसर्ट किया गया था, साल याद रखिएगा। और जो मोटा लाइन है 85A जो है वो प्रिजम्पशन है किस चीज को लेके, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट को लेके, सेक्शन 85A। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रिजम्पशन ऑफ डॉरी डेथ विच इज मेंशन अंडर सेक्शन। पहले तो ये सेक्शन बताइए कौन सेक्शन में है प्रिजम्पशन ऑफ डॉरी डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डॉरी डेथ ये किस सेक्शन में है? 112, 113, 113A, 113B। (113B) ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो अपने मन से हम क्वेश्चन बना के पूछे आपसे। क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, कि प्रिजम्पशन ऑफ डॉरी डेथ विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 113B, 113B में लिखा हुआ है, ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ। किस साल के अमेंडमेंट एक्ट से इसको इंसर्ट किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में? साल बताइए हमको, किस साल? ऑप्शन है आपका 1983, 1984, 1986 और 2000। (1986) में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। प्रिजम्पशन ऑफ डॉरी डेथ, ये भी प्रिजम्पशन है कोर्ट का। थोड़ा सा बता देते हैं, ये क्लास नहीं लिए आप लोगों का, थोड़ा सा बता देते हैं। कोर्ट प्रिज्यूम करती है, तो भाई क्या प्रिज्यूम करती है? अगर किसी महिला की हत्या, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी महिला की हत्या या किसी महिला की मौत, ठीक है ना, अननेचुरल तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से शादी के 7 साल के अंदर, ठीक है ना, हो और वह महिला
कभी भी क्रुएल्टी का सब्जेक्ट रही हो, यानी उसके साथ कभी मारपीट किया गया हो, कभी क्रुएल्टी उसके साथ किया गया हो, और विद इन द मैरिज के 7 साल के अंदर, तो कोर्ट यह प्रिज्यूम करती है कि उस महिला की मृत्यु जो हुई होगी वह डॉरी के कारण हुई होगी। अगर उसकी मौत अप्राकृतिक तरीके से, आग लगने से, डूबने से, छत पे गिर जाने से, अगर इन सब तरीके से अप्राकृतिक तरीके से अगर उसकी मृत्यु हुई है, तो कोर्ट यह प्रिज्यूम करती है कि उस महिला की मौत जो हुई होगी उसके ससुराल वाले ने उनको डॉरी के कारण मारा होगा। ये बातें लिखी हुई है सेक्शन 113 में, जिसको कि 1986 में इंसर्ट किया गया था। क्लियर? 113 में यह मेंशन है। क्लियर? यह लिखा हुआ है, नीचे देखिएगा, नीचे बैरक के नीचे लिखा हुआ है, बैरक के नीचे ईयर मेंशन किया हुआ है। जिस पेज पे नहीं, जिस पेज पे आप 113 पढ़ रहे हैं उस पेज के नीचे देखिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम लिखा हुआ होगा, WEF करके लिखा हुआ होगा। अच्छा, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। आवाज म्यूट कीजिएगा, सभी लोग आवाज म्यूट कीजिए, जिसको जवाब देना होगा वो अनम्यूट कीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, एक लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या चीजें एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, ठीक है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन अबाउट, मैंने क्या चीजें उसके बाद उसमें नहीं लिखा हुआ आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में। पहला ऑप्शन ओरल एविडेंस, दूसरा ऑप्शन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तीसरा ऑप्शन सेकेंडरी एविडेंस, और चौथा ऑप्शन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। इन चारों में किसका वर्णन नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में? बिल्कुल सही जवाब, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में, जबकि ओरल एविडेंस का भी सेक्शन है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में भी मेंशन है, ठीक है ना। प्राइमरी एविडेंस भी है, सेकेंडरी एविडेंस भी है, ठीक है ना। डम विटनेस भी है, चाइल्ड विटनेस भी है, ठीक है ना, हॉस्टाइल विटनेस भी है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में कहीं मेंशन नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द डिफिनेशन ऑफ द टर्म कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। कोर्ट का जो डिफिनेशन लिखा हुआ आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में, कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है? कोर्ट का डिफिनेशन कहां पे लिखा हुआ है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है कोर्ट का डिफिनेशन? जल्दी बोलिए। सेक्शन 3 में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि जो कोर्ट का डिफिनेशन आपके दिया हुआ है वहां पे न्यायालय पद की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑल जजेज, ऑल मजिस्ट्रेट, सी नंबर ऑल कंज्यूमर फोरम्स, और डी नंबर ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है कोर्ट के डिफिनेशन में? कोर्ट को जो डिफाइन किया गया है इसमें क्या चीजें नहीं है? ऑल जजेज पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑल मजिस्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन ऑल कंज्यूमर फोरम्स, और चौथा ऑप्शन ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। गलत, गलत जवाब, डी नंबर नहीं होगा गलत जवाब। ऑप्शन सी होगा, कंज्यूमर फोरम। देखिए फिर से कोर्ट का डेफिनेशन देखिए, कंज्यूमर जो होगा, कंज्यूमर फोरम को कोर्ट नहीं बोलते हैं,
हम लोग कोर्ट बोलते हैं जहां पे जजेज बैठते हैं उनको कोर्ट बोलते हैं, जहां मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनको कोर्ट बोलते हैं, या कोई ऐसा आदमी जो कि लीगली ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए, ओथ पे एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज किया गया है, उसको हम लोग कोर्ट बोलते हैं। कंज्यूमर फोरम को, आर्बिट्रेशन को, इन सबको कोर्ट नहीं बोलते हैं। लिखा हुआ है ना? हाँ, अब इस समय कंफ्यूज मत कीजिएगा, इस समय कहीं कोई गलती मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुनिएगा। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है ना, द फैक्ट दैट पर्सन एक्यूज इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट, यानी कि, ठीक है ना, यह कह रहा है कि आपराधिक जब कार्यवाही होता है, यानी क्रिमिनल मामला जब चल रहा होता है, ठीक है ना, तो कोई आदमी अच्छे चरित्र का है, यानी कि वो आदमी गुड कैरेक्टर का है, ठीक है ना, यह रेलेवेंट होता है। आप लोग कोर्ट वगैरह सब में देखते हैं, मूवी वगैरह सब में, कि माय लॉर्ड इस आदमी ने इससे पहले ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था, इससे जिंदगी में यह काम पहली बार हुआ है, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है, लाइफ में बहुत अच्छा किया है, इसने कभी किसी का हत्या किसी का नहीं कर सकता है। यानी कि हम जो गुड कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं किसी के बारे में, तो कहता है यह रेलेवेंट होता है। किस मामले में? आपराधिक मामले में, क्रिमिनल मामले में। क्रिमिनल मामले में अच्छे छवि का होना यह भी रेलेवेंट है। यह किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन ऑप्शन है आपके 53, सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 56। अच्छे चरित्र का होना, ठीक है ना, दैट द पर्सन एक्यूज इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। हम लोग कोर्ट को बोलते हैं ना कि माय लॉर्ड इससे गलती, अनजाने में गलती हो गया, गलती से गलती हो गया, या इस कैरेक्टर का नहीं है, इसलिए इसके साथ नरमी बरता जाए। लोग मूवी वगैरह समय में देखते हैं। तो अच्छे चरित्र का होना क्रिमिनल मामले में रेलेवेंट होता है। यह किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 53, सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 56। हाँ, वेरी गुड। ये बातें लिखा हुआ है सेक्शन 53 में। सेक्शन 53 में गुड कैरेक्टर का होना एक्यूज के लिए रेलिवेंट होता है। ये चीजें लिखी हुई सेक्शन 53 में। सिविल मामले में नहीं चलता है गुड कैरेक्टर बैड कैरेक्टर। सिविल मामले में हम अच्छे चरित्र का आदमी है, ऐसा थोड़े कि हम किसी का जमीन नहीं हड़प सकते हैं, आपके जमीन को अपना नहीं कह सकते हैं, वहां रेलिवेंट नहीं मानते हैं हम लोग। बट 53 में क्रिमिनल मामले में मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इन्फोर्समेंट डेट है वो क्या है? किस दिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 मार्च 1872, 1 सितंबर 1872, 1 जुलाई 1872, 1 फरवरी 1872। गलत जवाब। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है यह किस दिन लागू हुआ था? इसका आंसर है 1 सितंबर 1872। हाँ, सेक्शन 1 में मेंशन क्या हुआ है आप लोग देखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बोले थे याद करने के लिए इसको। 1 सितंबर 1872 को, ओके, 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following not an exception to the general principle that hearsay evidence is no evidence? यानी कि जो hearsay evidence है उसको हम लोग एविडेंस नहीं मानते हैं, ठीक है ना, बट ये कहां पे एक्सेप्शन के रूप में है कि हम लोग hearsay एविडेंस को भी एविडेंस मानते हैं। Which of the following is not, उल्टा हो गया क्वेश्चन, सॉरी। Which of the following
नोट एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल दैट हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य जो है साक्ष्य नहीं है, उसका अपवाद नहीं है। क्या? रेस जस्टी, एडमिशन, कन्फेशन, एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल क्या है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। कह रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है। बहुत जगह हम लोग हियर से एविडेंस को भी एविडेंस मानते हैं, लेकिन किस ऐसा कौन सा ऐसा इसमें चार चीज बोले हैं जो किसका एक्सेप्शन नहीं है? सबसे पहला रेस जस्टे, दूसरा एडमिशन, तीसरा कन्फेशन और चौथा एक्सपर्ट ओपिनियन। इसका आंसर नहीं, रजिस्टर नहीं पढ़ाए आप लोगों को, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, लिख लीजिए कहीं पे, फिर हम लोग इसको बाद में एलोबरेट करेंगे। इसका आंसर होगा एक्सपर्ट ओपिनियन। हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन इसका आंसर होगा। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन। अच्छा, आप लोग डाइंग डिक्लेरेशन पढ़े हैं, ठीक है ना? डाइंग डिक्लेरेशन, हाँ, मृत्युकालिक कथन। ए डाइंग डिक्लेरेशन इज टू बी एडमिसेबल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट बी मेड बिफोर, यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसके सम्मुख अगर डाइंग डिक्लेरेशन दिया जाएगा तो वह कोर्ट में एडमिसिबल होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन किसके सामने दिया जाएगा, किसके सम्मुख दिया जाएगा तो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। ऑप्शन है आपका मजिस्ट्रेट, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पुलिस ऑफिसर, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर या कोई प्राइवेट पर्सन, और चौथा ऑप्शन मजिस्ट्रेट, पुलिस, डॉक्टर, प्राइवेट पर्सन। यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी आदमी के सामने दिया जा सकता है। अब जो आदमी, आवाज म्यूट कर लीजिए फैजल, जो आदमी मर रहा है और वो कुछ बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि उस वक्त मजिस्ट्रेट अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है कि उस वक्त कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है कि उस वक्त कोई डॉक्टर अवेलेबल हो, कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इसीलिए किसी भी आदमी के सामने अगर डाइंग डिक्लेरेशन दिया जा रहा है तो वह कोर्ट में एडमिसिबल होता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा केस पढ़िएगा, उसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान जो होता है वह ज्यादा वैल्यू का होता है। ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोग जानते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी बयान देते हैं तो उसकी जो डिग्री होती है वह ज्यादा हाई होती है, ठीक है ना? तो वह कोर्ट में, लेकिन अगर किसी के सामने आप दे रहे हैं डाइंग डिक्लेरेशन तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग डीएनए के बारे में सुने हैं? डीएनए अंडर विच अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डीएनए टेस्ट कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस। डीएनए टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? एडमिट करते हैं एज ए एविडेंस। ऑप्शन है सेक्शन 45, सेक्शन 46, 47 एंड 48। डीएनए को हम लोग, डीएनए टेस्ट को हम लोग कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 45, सेक्शन 46, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 48। लॉजिक है इसमें, देखिएगा कहां पे डीएनए टेस्ट आखिर होता क्या है? सेक्शन 45, सेक्शन 46, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 48। सोचिएगा जरा। वेरी गुड, सेक्शन 45, जहां पे हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात करते हैं। डीएनए टेस्ट तो आपका साइंस से रिलेटेड है ना,
हाँ या ना? तब और सेक्शन 45 एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है। डीएनए हम और आप तो डीएनए नहीं कर सकते हैं, जो साइंस जो उस क्षेत्र का जो मेडिकल क्षेत्र का जो एक्सपर्ट होगा वही करेगा, और वो आके जो हाँ, तो वो आके जो पढ़ेगा, है ना, डॉक्टर्स ओपिनियन। हाँ, तो डीएनए तो वही करेगा, तो इसीलिए वो एडमिसेबल होता है अंडर सेक्शन 45। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, हॉस्टाइल विटनेस कौन से सेक्शन में मेंशन है? विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ हॉस्टाइल विटनेस? सेक्शन 134, सेक्शन 154, सेक्शन 155 एंड सेक्शन 157, किस सेक्शन में हॉस्टाइल विटनेस है? सेक्शन 154 में हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बात किया गया है। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? हॉस्टाइल विटनेस होता है कि जिसको मेरे तरफ से आके बोलना था, लेकिन वह कोई ऐसा बात बोला जो दूसरे के फेवर में चला गया, हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं कि विटनेस हॉस्टाइल हो गया है। तो अगर विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो जिसका विटनेस रहता है वह भी क्रॉस एग्जामिन कर सकता है उसको। इन जनरली हम लोग अपने विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं करते हैं, वो अपोजिट लॉयर करता है, अपोजिट एडवोकेट करता है। लेकिन जब विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, यानी कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया, आया था मेरी तरफ से बोलने, तो या तो जानबूझ के या गलती से कोई ऐसा बात वो बोल दिया जो कि दूसरे के फेवर में हो गया, मेरे अगेंस्ट चला गया, तब हम क्या कर सकते हैं? अपने विटनेस को हम क्या क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। ये हॉस्टाइल विटनेस होता है, सेक्शन 154 में यह मेंशन है। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैरिस्टर, ध्यान सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। ए बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्टेड बाय एन अटॉर्नी और ए वकील दैट एन इंपॉर्टेंट विटनेस इज ए डकैत। ठीक है ना? किसी अटॉर्नी या वकील के द्वारा एक बैरिस्टर को यह सूचना दी जाती है कि जो ये साक्षी आ रहा है, जो विटनेस आ रहा है, यह एक क्या है? डकैत है। ठीक है ना? दिस इज ए रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज डकैत। ठीक है ना? साक्षी से यह पूछे जाने का यह एक युक्ति युक्त आधार है कि क्या वह डकैत है। ठीक है ना? यह बातें किस इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है? दिस इलस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? किस सेक्शन में यह मेंशन है कि किसी अटॉर्नी या वकील को, ठीक है ना, कोई बैरिस्टर यह कहता है कि ये जो आदमी विटनेस के तौर पे आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा डकैत है, तो कोर्ट में उससे जो पूछा जाएगा कि क्या तुम डकैत हो, ये किस चीज में मेंशन है, किस सेक्शन में मेंशन है? ऑप्शन है आपका सेक्शन 149, सेक्शन 153, सेक्शन 147 एंड सेक्शन 145। बताइए ये किस इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ, किस सेक्शन के इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है? सबको मिल गया ये इलस्ट्रेशन? हाँ, ये बातें सेक्शन 149 में लिखा हुआ है। क्या है सेक्शन 149? जरा पढ़ के सुनाओ, सेक्शन 149 क्या कह रहा है? आनंद पढ़ो, सेक्शन 149 क्या कह रहा है? अगर आप लोग डायरेक्ट ओपन किए हैं तो बताइए। तो आप लोग गूगल से सर्च करके जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छा नोट्स, अच्छा क्या है लिखा हुआ फैजल सेक्शन 149 में? हाँ, क्वेश्चन नोट, हाँ ठीक है, हो गया, समझ गए, सब लोग समझ जाएगा इस चीज को। क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, नहीं पूछे जाएंगे, किसी बिना रीजनेबल ग्राउंड के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? ये चीजें और आगे लिखा हुआ है, बट पढ़ेंगे जब तब देखेंगे।
बट ये चीज जान लीजिए सेक्शन 149 में ये चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी आप लोग का लीडिंग क्वेश्चन के बारे में आप लोग से पूछे थे, सुनिएगा। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है? ऑप्शन है एग्जामिनेशन इन चीफ में, एग्जामिनेशन इन चीफ शुरुआत में ही हो जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में, री एग्जामिनेशन में, ऑल ऑफ द एबव। फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लीडिंग क्वेश्चन जो है कब पूछा जा सकता है? एग्जामिनेशन इन चीफ में, एग्जामिनेशन चीफ बताए हैं कि जैसे मेरी तरफ से जो विटनेस आएगा उसका एग्जामिनेशन चीफ है, यानी कि जो विटनेस आएगा उससे सबसे पहले हम ही सवाल पूछेंगे उससे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, दूसरा जो अपोजिट लॉयर है वो करता है क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर उसको अगर हमको री एग्जामिन करना होगा तो हम फिर री एग्जामिन कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। आप लोग को शुरुआत में ही बोल दिए थे कि एग्जामिनेशन इन चीफ में, एक मिनट, एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं, यानी कि आप जो है विटनेस के मुंह में अपना जो है आंसर नहीं डाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर ये पूछ दें हम कि क्या तुमने इसी आदमी को खून करते देखा है, ये हो गया लीडिंग क्वेश्चन। ये चीज नहीं पूछ सकते हैं आप एग्जामिनेशन इन चीफ में। जब क्रॉस एग्जामिन अपोजिट लॉयर करेगा तो वह पूछ सकता है लीडिंग क्वेश्चन, लेकिन जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा होगा, मेरा विटनेस आएगा, तो हम उसके मुंह में अपना जवाब नहीं दे सकते हैं। नहीं बोलते हैं कि माय लॉर्ड, मेरे जो फाजिल दोस्त हैं गवाह के मुंह में अपना उत्तर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सुनते होंगे मूवी वगैरह सब में। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि क्या तुमने इसी आदमी को खून करते देखा। अब बेचारा विटनेस भी कंफ्यूज, अच्छा वकील साहब पूछें, इसका मतलब जवाब हमको हाँ देना है, ठीक है ना। तो वो आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आप सिंपल से ये क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनेशन चीफ में कि उस रात आपने क्या घटना देखा, या उस दिन क्या घटी थी, बताइए, कोर्ट को बताइए कि आपने क्या देखा था। तब वह पूरा का पूरा फैक्ट बताएगा कोर्ट को, अपने मन से जो समझ में आएगा उसको, या जो वो देखा था जो सच होगा वो बताएगा कोर्ट को। आप नहीं जवाब उसके मुंह में डाल सकते हैं अपना। क्लियर? तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप क्रॉस कर रहे होंगे विटनेस को तो फिर लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि देख सोच के बताइए कि यही आदमी था। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 14 में, ठीक है ना, जो स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है ना, उसमें क्या चीजें मेंशन नहीं है सेक्शन 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड ए मेंशन एज शोइंग स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के अंतर्गत मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है, यानी 14 में मेंशन नहीं है। ऑप्शन है इलविल, सेकेंड नंबर है मोटिव, थर्ड नंबर है गुड फेथ, और चौथा नंबर है नेग्लिजेंस। सेक्शन 14 में जो मानसिक दशा उसको दर्शाने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है वो बताना है आपको। इलविल, मोटिव, गुड फेथ, नेग्लिजेंस। हाँ, मोटिव मेंशन नहीं है अंडर सेक्शन 14। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आसान 2-3 क्वेश्चन और पूछेंगे, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, इनमें से क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। ये कल भी पूछे थे। हियरिंग बाय जज, यानी कि जज के द्वारा जो सुनवाई होती है। दूसरा, हियरिंग बाय ए पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस।
ऐसा कोई पर्सन जो एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है, उसके द्वारा जो कार्रवाई होती है। तीसरा, हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, और चौथा, हियरिंग बाय मजिस्ट्रेट। हां, इसका आंसर होगा सी नंबर। आप लोग शुरुआत में बोल दिए हैं कि आर्बिट्रेटर के सामने जो भी कार्रवाई होती है वह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं कहलाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कोर्ट भी नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following section of the Indian Evidence Act provides for admissibility of secondary evidence? सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल करेगा, यह किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 60, सेक्शन 61, सेक्शन 63, सेक्शन 65। सेक्शन 65। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस रहेंगे, जवाब देना है। क्या क्या, सबसे पहले तो जो मोटा मोटा सेक्शंस है ना, उसको आप लोग याद कर लेंगे कि हेडिंग में किस सेक्शन में क्या मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद उसके अंदर घुसेंगे हम लोग। पहले जो है हम लोग जो हेडिंग्स में लिखा हुआ है मोटा मोटा, किस सेक्शन में क्या मेंशन है, रेस जस्टिस किस में है, सेकेंडरी एविडेंस किस में है, प्राइमरी एविडेंस क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजों को आप लोग याद कर लेंगे। ओके, क्लियर?